अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां भारत वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रन से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग की और 7 विकेटें उन्होंने अपने नाम की। और अब देखना यह है कि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम फाइनल में भारत का सामना करने जा रही है, किससे मुकाबला होगा भारत का। और जिस तरह से हिंदुस्तानी टीम की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, हर टीम को वो आउट क्लास करते आए हैं और लगातार अपने तमाम मैचेस उन्होंने जीते हैं। अभी तक वो कोई मैच नहीं हारे हैं। उनके जो बॉलर्स हैं टॉप क्लास उन्होंने बॉलिंग की है। शामी को हम देख रहे हैं कि वो छाए हुए हैं, 7 विकेटें उन्होंने अपने नाम की हैं। और अगर बल्लेबाजों की बात करें तो एक के बाद एक बल्लेबाज नया आ जाता है पिच पर, और टीम को जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने सेंचुरीज की भी 50 कल मुकम्मल कर ली है। सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 सेंचुरीज का, वो उन्होंने तोड़कर अपने नाम भी कर लिया है। सचिन तेंदुलकर भी उस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद थे। और हिंदुस्तान के हम देख रहे हैं कि जो टॉप के बल्लेबाज थे, तमाम बल्लेबाजों की जानिब से ही रन्स का अंबार लगाया गया है। हम रोहित शर्मा की बात कर लें, शुभमन गिल की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, श्रेयस अय्यर की बात कर लें, तमाम ही बैट्समैन भी उनके फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जो सही हक इस वक्त अदा किया है फाइनल में जाने का, वो इंडियन टीम ने ही अदा किया है। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करते आ रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात हमने देखी इस हवाले से सामने आती रही कि हिंदुस्तान के ग्राउंड्स में मैच हो रहा है और तमाम जो मैचेस हैं उनकी फेवर में दिखाई देते हैं। केन विलियमसन की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से ये मैच को जीता जाए, लेकिन 70 रन का एक बड़ा मार्जिन था क्योंकि हिंदुस्तानी टीम ने एक बड़ा टोटल सेट कर दिया था, जिसको यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल काम है किसी भी टीम के लिए। प्रोग्राम में आगे चलकर स्पोर्ट्स पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। फैजाबाद धरना केस, कमीशन में हाजिरी जरूरी वरना गिरफ्तारी। बाबर आजम कप्तानी से महरूम, शाहीन आफरीदी T20, शान मसूद टेस्ट कप्तान मुकर्रर। तुम्हारे अंजाम का वक्त आन पहुंचा, तुर्क सदर की नेतन्याहू को धमकी। स्मोक लॉकडाउन शुरू, हफ्ते को स्कूल्स और दफातर बंद। नून लीग के कायदीन ने बलूचिस्तान में भरपूर सियासी मसरूफियात में दिन गुजारे हैं। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि नून लीग ही वो वाहिद जमात है जिसने बलूचिस्तान में काम किए हैं। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की बड़ी सियासी जमातों और कायदीन से कोयटा में मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत पश्तूनख्वा मैप के कायदीन भी शरीक हुए। मुल्की सियासत के मुस्तकबिल का अंदाज़ा हवाओं का रुख देखकर ही लगाया जा सकता है। बलूचिस्तान से चलने वाली सियासी हवाओं का रुख इस वक्त नून लीग के हक में हो चुका है। BAP नून लीग से जुदा हुई पार्टी थी और अब वो दोबारा नून लीग में शामिल हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो सियासी ताने देते हुए उन्हें यह भी जरूर सोचना चाहिए कि BAP को नून लीग से निकालने में आसिफ अली जरदारी का सियासी किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में देखना भी जरूरी है। अब ये ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों के वाक़यात हैं जहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ माजी में हो भी चुका है। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला असलम खान रईसानी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने कहा हमने 16 माह इकट्ठे काम किया है PDM में। रोने धोने और एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से कुछ नहीं होगा। हम तमाम लोगों को संजीदा सियासत की तरफ जाना होगा। खैर, फैजाबाद धरना केस की बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि कमीशन के बुलाने पर अगर कोई नहीं गया तो फिर उसे गिरफ्तार भी करवाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी जानते हैं कि कौन ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी की नहीं है। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस वक्त रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है और ये 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम हैं, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल हैं और दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने भी चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त दायर की है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल शफाफ अंदाज से 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया है। इसी
इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी ने। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैजाबाद धरना केस को जब हम देख रहे हैं तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सबको ये मालूम है लेकिन सभी नाम लेने से डरते हैं। इसका तो ये मतलब है कि अदालत ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस मामले में, लेकिन शवाहिद तो यकीनी तौर पर अदालत को चाहिए कोई भी फैसला सुनाने के लिए। तो जो कमीशन बनाया गया है वो शवाहिद फराहम कर सकेगा? आप उसकी अहलियत देख रहे हैं? देखिए, जो कमीशन बनाया गया, जो TORs हैं वो तो काफी अच्छे हैं और काफी सारी चीजें हैं। मतलब उसमें ये है कि धरने के हवाले से कौन लोग इसको फाइनेंस कर रहे थे और धरने के को जो सपोर्ट करने वालों को, इवन धरने के हक में जो फतवा देने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई का है। और ये भी कि पैमरा के जो आपको याद होगा कि भाई ये समाज के दरमियान भी ये इशू आया था, बल्कि अफसार आलम साहब जो उसके चेयरमैन पैमरा थे उन्होंने अपना बयान गलती भी दिया था और काफी सारी बातें कही थी, मेरे पर दबाव डाला गया। तो TORs तो काफी अच्छे हैं कमीशन के, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस के रिटायर अफसरान के बजाय पे अगर कोई जुडिशियल कमीशन होता, किसी एक बड़े मारूफ यानी क्रेडिबल जज को, सुप्रीम कोर्ट की किसी जज को या हाई कोर्ट की जज को बनाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। पुलिस अफसरान पे, उन बेचारों पे, मतलब उनके कंधों पे ज्यादा ही बोझ डाल दिया गया। लेकिन बहरहाल इंक्वायरी कमीशन बना है और ये दो उसमें रिटायर IG और एक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो अच्छी उम्मीद रखनी। लेकिन आमिर साहब यही इन्हीं रिजर्वेशंस का इजहार अफसार आलम भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, वो साबिक DG ISI को, चीफ जस्टिस को या वजीर आजम को किस तरह से बुलाएंगे? शक है उन्हें इस पर, आपको उनका शक कितना दुरुस्त लग रहा है? ये बात तो ठीक है, वजन तो उसमें है। देखे ना, आप खुद भी जानते हैं कि पुलिस, इवन जो हाजिर सर्विस IG की भी बेचारी की जरूरत नहीं होती कि इतने बड़े लोगों को बुला, और रिटायर IG तो बहुत है। ज्यादा बेहतर होता कि यहाँ पे कोई जुडिशियल कमीशन बनता, कोई ऐसे जज होते जिनकी, और वो जजेस में से भी बात जज आपको पता है ज्यादा एक शोहरत रखते हैं, स्ट्रांग और दलेर और संग जज होने की। तो मेरा ख्याल है उस तरह की जज, लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है हुकूमत ने ही बनाना है। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी चीफ जस्टिस है खासतौर पर काजी फाइज है, उनकी एक खास बात आपने नोट की होगी कि वो खुद एक्शन नहीं लेते। मतलब ये नहीं, वो इंतजामिया का काम अपने हाथ में नहीं लेते, इसके वो खिलाफ वो दबाव रखते हैं, दबाव डालते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि ये फैसले हुकूमत से ही कराते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कोई कमीशन बना सकती थी, या सुप्रीम कोर्ट इस तरह मामले को इस रुख लेके जाती कि कोई सलाह बंदे को कमीशन का हेड बना दे, लेकिन काजी फाइज ने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय वो हुकूमत पे जोर देते रहे कि वो कमीशन बनाए। तो ये कमीशन के जवाबदीद ही, ताकि हर कोई अपनी डोमेन में रहकर काम करे। ठीक है, सियासी मंजरनामे से भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह नून लीग को हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्शन से कबल ही बड़ी सियासी कामयाबी मिल रही है, और ये भी कहा जाता है कि BAP को तो पहले से ही हवाओं के रुख का पता लग जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बलूचिस्तान में सियासी राब्ते किए, लेकिन कामयाबी नून लीग को मिली है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बल्कि ये सारी चीजें ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झोली में गिरने वाली थी। ये मियां नवाज शरीफ साहब का, इनकी एक होशियारी है और समझदारी से उन्होंने अपने कार्ड्स खेले, बड़े अच्छे तरीके से कार्ड्स खेले और वहां पे जरदारी साहब को नाकआउट कर दिया। तो पिछले साल तक जरदारी साहब बहुत उम्मीद थे कि बलूचिस्तान की हुकूमत मैं बनाऊंगा, और आपको शायद आपके इल्म में होगा कि अब्दुल कुद्दूस बदंजू जो वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे साहब, तो उनका ये था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिर वो अचानक हालात ऐसे बदले, मियां साहब ने डोरियां ऐसी हिलाई और कुछ इस तरह के मामला हुए। वही अब्दुल कुद्दूस बदंजू ने खत लिख दिया कि मैं नहीं शामिल नहीं हो रहा, मैं बाप में रहूंगा। तो अभी बाप पार्टी के काफी लोग शामिल भी हुए हैं और बलूचिस्तान का सिनारियो बदल गया। देखिए, बलूचिस्तान में ये भी वैसे बदकिस्मती ही, इसे बैड लक की, इसे अनफॉर्चुनेट है, ये बात बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में खासतौर पर हमने देखा है कि इलेक्टेबल्स हमेशा हवा के रुख को पहचानते हैं, और जहां पे इक़्तिदार आ रहा हो, मतलब अब हर एक को पता चल रहा है, नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ से अगले वज़ीर आज़म होंगे, वो सब नून हुकूमत में आ रही है, तो लोग उस तरफ जा रहे हैं और बाप पार्टी के लोग भी जा रहे हैं। तो ये इधर सियासत है, आप उस पर एतराज तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा मतलब अच्छा हो, एक आइडियली तो ये है कि आप इक़्तिदार से बालातर होकर पॉलिटिक्स करें, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स यही है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं आमिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की हुकूमत के खिलाफ, हमने देखा था कि बलूचिस्तान में सियासी हिकमत अमली बनाई थी, जिसके नतीजे में नून लीग की हुकूमत चली गई थी। तो पीपल्स पार्टी, आपको नहीं लग रहा इस तरह के जो बयानात वो अब दे रहे हैं वो अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है
कि उनके हाथ से ना निवाला, मुंह से निवाला छीन लिया गया है। जरदारी साहब बहुत स्मार्ट थे और ये वो उनका ख्याल था कि मैं बलूचिस्तान में हुकूमत बना लूंगा। सिंध में तो खैर वैसे ही बहुत मजबूत पोजीशन है, और बल्कि उन्होंने साउथ पंजाब में भी काफी कोशिश की। पंजाब में भी ख्याल था। असल में जरदारी साहब एक से बड़ा शेयर लेने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा हिस्सा लेने की। केपी में भी उन्होंने पेशरफ की। अब उनको पीछे हटना पड़ा है, बहुत पीछे हटना पड़ा है, और सिर्फ सिंध तक महदूद होना पड़ा है। सिंध में भी उनके खिलाफ एक बड़ा अलायंस बन रहा है, जिसमें नून लीग है, एमक्यूएम है, जीडीए है और जेयूआई है। जेयूआई पे जो है मुल्ला फजल रहमान का सिंध के कुछ पॉकेट्स में लाड़काना बरामी अच्छा बड़ा वोट बैंक है। तो ये एक अच्छा खासा पहली बार उनके लिए प्रॉपर अलायंस भी बन रहा है वहां पे सिंध में। तो जरदारी साहब फ्रस्ट्रेट भी हैं, और आप देख रहे हैं जो इत्मीनान से वो बातें करते थे, मतलब वो कहते थे कि इलेक्शन जब मैं चाहूंगा इलेक्शन तब होगा, ये होगा, तो सब गुब्बारे से हवा तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अभी आजकल जो हम चामगोइयां सुन रहे हैं वो यही है कि नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कम पर वो मान नहीं रहे हैं। बलूचिस्तान के बाद रुख होगा केपीके की तरफ, और फिर मामलात हम देख रहे हैं कि केपीके में भी उनके लिए बेहतर नजर आ रहे हैं। जी ऐसा ही है। नून भी ये चाहती है, ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि उनको मेजॉरिटी बड़ी मिले, और केपी में पहले ही वो कुछ डेवलपमेंट कर चुके हैं, कुछ एएनपी की कुछ लोगों से राब्ते हो चुकी है, वहां पे वो सीट एडजस्टमेंट पे भी जाएंगे, कुछ लोग शामिल भी होंगे मसलन नून में, और वहां पे वो जेयूआई के साथ भी और मेरा ख्याल है एएनपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन आप दो चीजें ध्यान रखें, इसके साथ साथ दो पार्टीज, एक पार्टी पंजाब में जहांगीर तरीन की जमात जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है आईपीपी, और फिरोज खटक की जो पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, ये दोनों जमातें भी मौजूद हैं। ये दोनों भी अच्छी खासी पेशरफ्त कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारा अगला जो प्लान बन रहा है पूरी पॉलिटिक्स का, उसमें इन दोनों जमातों को भी कुछ शेयर मिलेगा। तो अब इस वक्त प्रश्न का यही है कि सब सिंपल मेजॉरिटी ले पाती हैं या 2/3 मेजॉरिटी ले जाते हैं। वो तो ज़ाहिर चाहेंगे कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी मिले, लेकिन मेरा ख्याल है हर कोई ऐसा चाहेगा, और मुमकिन है जहांगीर तरीन की पार्टी की कुछ सीटें मिल जाए और कुछ फिरोज खटक की पार्टी की कुछ सीटें मिल जाए, और ताकि एक तरह का वो, क्योंकि मियां साहब डबल 2/3 मेजॉरिटी के साथ थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो बाद लोग उनसे डरते हैं कि वो मियां साहब ज्यादा खुद खेलेंगे। तो ठीक है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां देख रहे हैं? देखें जी, वोट बैंक तो अभी भी उनका है। अवाम में आप जाएं, ग्राउंड पे जाए, उनकी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन उनके पास कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे, और वो कोई सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल वो तो कॉर्नर पड़े हैं, दीवार से लगे हुए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में मुकला को, बार काउंसिल के नुमाइंदगान को, इस तरह लोगों को टिकटें दे ताकि जिनको आसानी से अरेस्ट न किया जा सके, या जो हो भी जाए उनको लोकल सत्ता पे रिलीफ मिल जाए, जमानतें मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग तो इस हवाले से चल रही है, और यही कहा गया था पीटीआई चेयरमैन की जानिब से भी कि जो नामजद किया जाएगा वो वकला को किया जाएगा, उम्मीदवार वकला होंगे ज्यादा। हाँ, लेकिन अभी भी देखे ना, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, कोई सियासी सरगर्मी पे। इसमें सबसे बुरे हालात पीटीआई के लिए है, इसलिए है कि वो उनको सियासी सरगर्मी ही नहीं शुरू कर पा रहे, किसी जलसे की इजाजत नहीं मिलती, कोई मुल्क कन्वेंशन नहीं है, वो गली मोहल्ले में भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो अगर यही सूरत हाल इलेक्शन तक भी रही तो फिर तो ज़ाहिर है बहुत ही बुरे और बहुत ही कमजोर सूरत पोजीशन में होंगे। लेकिन उनका वोटर है और वोट बैंक भी है। अगर कैंडिडेट हुए तो बाद हल्कों में, बल्कि काफी सारे हल्कों में सरप्राइज भी मिल सकता है मुस्लिम लीग नून को। मेरा ख्याल है नून लीग को सबसे ज्यादा फिक्र भी इसी बात की है, क्योंकि पंजाब में उनको मुश्किल न पेश आए पीटीआई की तरफ से। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आप देख रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाती है, आपको दिखाई दे रही है एज एन ऑप्शन? आपको लगता है कि उनको अब सामने लाया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन पीटीआई और खुद चेयरमैनशिप छोड़ेंगे या अपने अलावा किसी और को कायद बनाएंगे। और एक बात ये भी है, पीटीआई में ये बात चलती है कि जो उनका पीटीआई लीडर बाहर है, जो आजाद है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी हो चुका है। ये भी एक शक शुबा वाली है। अली मोहम्मद खान बहुत अच्छे अपराइट आदमी हैं, उनको जरूर मौका में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। ये बेसिकली ताकत का खेल है ना, तो पार्टी की चेयरमैनशिप भी आसान फैसला नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ जब साइफर केस को हम देख रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्मनामा इस हवाले से आया और ये फैसला अब कुछ ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या देख रहे हैं साइफर केस में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मुश्किलात हैं या कोई रिलीफ के चांसेस भी हैं? बहुत शदीद मुश्किलात हैं, और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो मजीद मामला क्लियर हो गया। आप समझ लें अगले 4 हफ्तों में यकीनी तौर पर चेयरमैन पीटीआई को सजा हो जाएगी, और बड़ी सजा भी हो सकती है, 10 साल से ज्यादा भी सजा। ऐसी बड़ी सजा मुझे लगता है होगी, मेरा ऐसा लग रहा है मुझे
ऐसी सजा होगी कि जिसको मुअत्तल करना आसान ना हो, क्योंकि तोशा खानी केस में तो छोटी सजा थी ना, वो 3 साल तक की सजा फौरन मुअत्तल हो जाती है अदालतों में। लेकिन 10 साल या 14 साल जो ज्यादा उससे भी बड़ी सजा अगर हो तो वो मुश्किल हो जाता है उसको। तो मेरा ख्याल है ऐसे मुझे लग रहा है, साइफर केस तो ऐसे लग रहा है, लेकिन उसके अलावा जो नया वाला मामला है रेफरेंस वहां से भी आगे बढ़ेगा और मेरा ख्याल में ये लगता है दिसंबर जनवरी तक वहां से भी कुछ सजा होगी। इलेक्शन तक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता पोजीशन में होंगे ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा हो जाती है उसके बाद इंतखाबात में उनके लिए जाना मजीद मुश्किल हो जाएगा? पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह हम देख रहे हैं अब बिखर चुकी है। देखिए इलेक्शन में जाना तो अभी भी मुश्किल है, आगे फिर मजीद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो आपने कही ये बात, लेकिन होना तो ये कुछ हद तक हमारे सियासतदान अगर मिलजुल के चले, कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। हम सबका कंसर्न इसके लिए है इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेकाम हो, और सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि पीटीआई को कुछ ना कुछ स्पेस मिले, कुछ लोग तो मसलन आए, कुछ चीजें उनकी हो ताकि इलेक्शन क्रेडिबल भी हो। अगर आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाएंगे तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। एक बड़ी जमात को जाहिर है जिसका बड़ा वोट बैंक भी है उससे इलेक्शन लड़ने न दिया जाए तो उससे इलेक्शन के एक वकार और इत्मीनान और सब चीजों फर्क पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ करेगा और कुछ स्पेस पीटीआई को मिलेगी। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन्हीं तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट भी फिर कोई अलायंस बन सकता है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो कर रही है, पीपल्स पार्टी को कहाँ रोका गया? कहीं पर एक भी मिसाल दिखा दे, पंजाब में, केपी में, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं एक भी जगह ऐसी है जहाँ पीपल्स पार्टी को रोका गया हो, पीपल्स पार्टी किसी रहनुमा को मुकदमा किया गया हो। लेकिन गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि निगरान सेटअप में जो बंदे शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, वो उनका ज्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जो उन्हें फिर इंतखाबात के लिए फैसिलिटेट करेंगे। देखिए पीटीआई का पीपल्स पार्टी का असल शिकवा ये है कि उनको ये लग रहा है कि मुख्तलिफ कुव्वतें मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि ज़ाहिर है सबको लग ही रहा है, लेकिन उनको ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया हो। पीपल्स पार्टी का रास्ता कहीं पे नहीं रोका जा रहा, उनके साथ पीटीआई वाला सलूक बिल्कुल नहीं हो रहा, 1% भी नहीं हो रहा। बाकी निगरान वफाकी काबीना की जहां तक बात है उसमें 2-3 लोग थे, उसमें है बीबी फवाद चौधरी हो या आसिम वगैरह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। हुकूमत में निजकारी के मामले में कुछ हो सकता है। अभी जो डॉक्टर तौकीर शाह थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो तो रिजाइन कर चुकी है, वो छोड़ चुकी है, वो मैं ख्याल वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का प्रोपेगेंडा थोड़ा ज्यादा है, और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मतलब उसका मामला पीटीआई जैसा नहीं है। ये तो बहरहाल है, कोई सिफत तो है कि नून लीग को जरा एक ज्यादा करीबी होने का तासुर मिल रहा है, हमारे लिए नहीं मिल रहा, जो कि नहीं मिल रहा वो तो है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक को इस्तेमाल करे ना, अवाम की ताकत से जीते ना। अगर वो अवाम की ताकत से जीतना चाहती है तो उनको कोई नहीं रोक रहा, बिल्कुल नहीं रोक रहा। ये बात बिल्कुल ना पंजाब में, ना केपी में, ना सिंध में, ना ये नहीं कि अवाम। सीनियर तज़कियाकार आमिर हाशिम खाकवानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अवाम के लिए अच्छी खबर है, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी का ऐलान कर दिया गया है। इतना बड़ा रिलीफ तो अवाम को नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी के बाद 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर अब कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो डीजल की कीमत है उसमें 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर की कमी की गई है, और अब कीमत 296 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की बात करें तो 6 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी के बाद इस वक्त 204 रुपये 98 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये 1 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद 180 रुपये 45 पैसे फी लीटर प्राइसेस हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ देने की जो तैयारियां हैं, जो काम हैं, वो ज़रूर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत के जो इक़दामात हैं उस पर IMF ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है, और जो पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी थे उनको हतमी शक्ल दिए जाने के इम्कानात भी अब नज़र आ रहे हैं। और दिसंबर तक अब ये कहा जा रहा है कि IMF से जो $700 मिलियन के कर्ज मिलने की तवक्कुआत हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बड़ी फर्म की जानिब से भी पाकिस्तान में $25 बिलियन तक की सरमायाकारी की खबरों के
बाद स्टॉक मार्केट पर हमने देखा कि बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान जो कल मुज़ाकरात का आखिरी दिन था और कहा यह जा रहा है कि IMF मिशन के साथ इक्तसादी जायज़ा मुज़ाकरात कामयाबी से करीब हैं, जिसकी तस्दीक की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी थी। और अब पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दरमियान स्टाफ की सतह पर मुआहदा भी तय पा चुका है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के जो मुआहदा है ये तय पाने के बाद IMF के जारी करदा एलामिये में ये कहा गया है कि आने वाले अरसे में महंगाई कम होने का भी इम्कान है। पाकिस्तान और IMF ने पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शरह सूद को मज़ीद ना बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। साथ ही साथ ईरान ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान से कहा था कि या तो फरवरी मार्च 2024 तक अपने इलाके में 781 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन की तामीर शुरू करें या फिर $18 अरब जुर्माना अदा करने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। और अब पाकिस्तान ईरान से दरख्वास्त कर रहा है कि गैस पाइपलाइन तामीर की मोहलत में नरमी की जाए। पाकिस्तानी वफ्द इसी दरख्वास्त के सिलसिले में ईरान भी पहुँच चुका है। ताहम दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात में कोई मुस्बत रास्ता अगर नहीं निकलता तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF की जब हम बात कर रहे हैं तो बैरूनी फाइनेंस तमाम गारंटीज वो ले रहे हैं। UAE के सफ़ीर के साथ भी IMF ने खुद इस मामले की तस्दीक भी की है। तो क्या ट्रस्ट नहीं है उन्हें हम पर, या फिर ये उनका रूटीन का मामला है? वैसे तो ये रूटीन का मामला होता है, लेकिन इसमें दो फैक्टर्स रहे हैं। एक तो आपकी जो इंस्टेबिलिटी रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो आपके एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है। और ये कंडीशन पहले भी थी उनकी कि भाई आप पहले एक फ्री फेयर इलेक्शन करवा कर एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम करें तो हम फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको गारंटी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फरवरी के इलेक्शंस हैं इसके बाद जो आपके फॉरेन पार्टनर्स स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं वो आ जाएगी। और जो फॉरेन ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, इसके प्रोमिसेस जो हैं वो किसी हद तक मटेरियलाइज होंगे। अभी तक की जो कमिटमेंट्स हैं वो तो कोई $57 बिलियन की हैं और ये बड़ी अमाउंट है। अगर ये भी मटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है, और जाहिर बात है जब दो बड़े मुल्क अपने कमिटमेंट्स पूरी करने शुरू करेंगे तो और एक्सटर्नल पार्टनर्स भी हैं जो फिर इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जब वो आ जाएगी तो फिर आपके पार्टनर्स का जो कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा और वो ज़्यादा उसमें जाएंगे आपके साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में। पाकिस्तान एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए और जो कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए। तो मेरा ख्याल है कि हालात इस तरह आप जानने चाहिए। ठीक है। अच्छा, IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, वो भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में IMF प्रोग्राम मुकम्मल कर रहा है। IMF को भी इस बात का इदराक है। आप क्या देख रहे हैं? मुआहदा तय तो हो चुका है, किस्त कब तक मौसूल हो सकती है पाकिस्तान को? वैसे तो इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो दिसंबर में है और मेरा ख्याल है कि बाय एंड ऑफ दिसंबर इनको ये जो $700 मिलियन की ट्रांश है वो मिल जाएगी। आप ये ध्यान में रखें कि ये शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और ये मार्च में कंक्लूड होना है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो एक नया प्रोग्राम जो 24वां प्रोग्राम होगा वो निगोशिएट करेगी IMF के साथ। सो मेरा ख्याल है कि दिसंबर एंड में ये पेमेंट मिल जाएगी और अगली पेमेंट जो हमारी रह जाएगी वो भी मेरा ख्याल है कि मार्च तक हमें मौसूल हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रोसेस है अगले प्रोग्राम का जो अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके फिस्कल इंडिकेटर्स हैं वो अब किसी हद तक स्टेबल हो रहे हैं। आपने मुश्किल वक्त देखा है, पेट्रोलियम प्राइसेस की जो लेवी है वो एक बहुत बड़ा लोड था जो कंज्यूमर ने उठाया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और बाकी मामलात में भी एक मुश्किल वक्त देखा है पाकिस्तान के शहरियों ने। अब लगता ये है जो इन्होंने वैसे चंद, अगर आपने कम्युनिकेशन देखा जो IMF ने कल रात जारी किया है इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, उसमें उन्होंने ये बातें फिर हाईलाइट की हैं कि आप जो है वो फिस्कल जो आपके डेफिसिट है उनको ठीक करें, आप जो एनर्जी सेक्टर में जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें और वो जो आपका IPPs का इशू है वो अब आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो आपकी ठीक कर सकती है। इरफान साहब, इसके अलावा जो बहुत अहम मसला है वो टैक्सेस का भी है। हमारे मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। IMF भी ये कह रहा है कि इसको 15% तक तो बढ़ाएं।
मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें, असल में अब ये देखिए ना, आपने खुद बताया कि ये जो स्टॉक मार्केट जो है ऊपर गई है, ये एक इंडिकेटर होता है कि कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है और टैक्स पेयर जो होता है, जो बड़ा टैक्स पेयर है, वो टैक्स देने को तैयार होता है अगर उसको पता लगे कि उसका रिटर्न भी उसको मिल जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि 15% तक ये जा सकते हैं। और जो मुझे समझ आ रहा है कि जो नई गवर्नमेंट का इकोनॉमिक चार्टर है उसके अंदर ये भी एक इशू उन्होंने रखा है कि टैक्स के नेट को बढ़ाया जाएगा। और ये पहले एक ज़माने में हो चुका है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करते रहे। सिर्फ थोड़ी सी पॉलिटिकल विल हो तो पाकिस्तान में टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल तजावीज़ ऑलरेडी दी गई हैं, FBR के पास भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी हैं। सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जिस तरह से हम देख रहे हैं वो ईरान पर पाबंदियों की वजह से ज़ेर इल्तवा है। पाकिस्तान, हमने देखा इस सिलसिले में अमेरिका से हम कुछ नहीं मनवा सके। भारत की एग्जाम्पल भी हमारे सामने ही है, वो भी अमेरिका का इत्तेहादी है। रूस से वो तेल मंगवा रहे हैं, अमरीकी पाबंदियों की परवाह भी वो नहीं करते हैं। हम मजीद इल्तवा तो मांग रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? हम इस काम को मुकम्मल कर पाएंगे? ये सही है कि हमारी एक वीक फॉरेन पॉलिसी रही है, ख़ासतौर पर इस रीजन के पार्टनर्स के हवाले से, जैसे ईरान के हवाले से चाइना, इंडिया और किसी हद तक अफगानिस्तान। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील हुई है। चाइना एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर इस रीजन में आया है और उसने जिस तरह की इन्वेस्टमेंट ईरान में किए हैं, पाकिस्तान में और रीजन के दीगर ममालिक में वो कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है यह है कि पाकिस्तान के पास एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है। अब पूरी तरह से अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है और ये फैसला अब हमें कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में नई गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ ज़रूर जाएगी कि अगर चाइना खुद चाहता है कि ये पाकिस्तान ईरान ट्रेड हो और इस तरह की जो गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से पेंडिंग है और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में कुछ गैस पाइपलाइन बचाई भी गई हैं, तो ये एक बड़ी अंडरटेकिंग नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अब चाइना एक बड़ा पार्टनर है और इस रीजन का एक बड़ा प्लेयर है। तो अगर हम चाइना की पॉलिसी को ही फॉलो करते हुए ईरान के साथ मामला ठीक करें, और जैसे आपने टापी की बात किया है, इसमें भी जो ममालिक हैं वो भी अब चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर हैं। अब इस में एक बड़ा ट्रेडिंग जो पावर है वो चाइना है और चाइना के फेवर में है कि पाकिस्तान, ईरान और दीगर जो खिते के ममालिक हैं वो आपस में ट्रेडिंग करें और इस तरह की। ठीक है इरफान साहब, अभी जब हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में लास्ट मंथ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तकरीबन 10 से 12 रुपए तक का रिलीफ आवाम को मिलेगा। इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8 से 10 रुपए का रिलीफ मिलेगा। सिर्फ 2 रुपए 4 पैसे का रिलीफ दिया गया। जब कीमतें बढ़ानी होती हैं तो ये कह दिया जाता है कि IMF की सख्त शराइत हैं, तो IMF ये नहीं कहता कि अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं तो आवाम तक वो फायदा भी पहुंचाया जाए। ना हमें रूस से तेल मंगवाने का कोई फायदा कहीं नजर आया। देखिए ये फिर हमारी इंटरनल वीकनेस है। इस वजह से क्रूड ऑयल जो है अगर देखा जाए इंटरनेशनल ट्रेडिंग में वो कोई $76 पर है और ब्रेंट भी में 80 पर है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस तो मुसलसल नीचे आ रही हैं। लेकिन जो आपकी डॉलर प्राइस है मार्केट में, जो डॉलर की जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे लग ये रहा है कि जो हमें कंट्रोल करना चाहिए था, जो हमने शुरू किया था आज से कोई 6 हफ्ते पहले, वो हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त डॉलर जो है वो मुख्तलिफ, मैं यही कहूँगा कि जो नॉन मार्केट फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में चला गया है। ये ख़तरनाक है। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग होती है। इसको कंट्रोल करना रियासत की ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये पेट्रोल प्राइस, मेरा ख्याल है कि आपने सही कहा, ये 10 से 12 रुपए शायद उससे भी ज़्यादा नीचे आ सकती थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइस है वो तो अगर उसी को हम फेवर करते पाकिस्तान की कंज्यूमर, तो इससे भी ज्यादा हम रिलीफ दे सकते थे। लेकिन जहां डॉलर के बढ़ने की बात कर रहे हैं वहां पर हमने देखा कि क्रैकडाउन किया जाता रहा। जो ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट जिसका हम सुन रहे थे, स्मगलिंग का सुन रहे थे, उस पर काम किया गया। डॉलर की प्राइसेस हमने देखा कि वो कम हो गई, रुपए की कदर में इजाफा हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि वो तमाम चीजों में कंसिस्टेंसी तो चाहिए, तभी डॉलर कहीं पर स्टैंड करेगा, पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर होगी। देखिए आपकी मजबूरी है IMF के मुआहदे के साथ कि आपको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट तय करना होता है, आप खुद इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, जो इसमें दूसरी मामला थे, जैसे जो होर्डिंग हो रही थी, वो तो आपने स्टेट एक्शन से कंट्रोल की है, या जो उसकी स्मगलिंग थी वो रोकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए ये कारोबार करते हैं वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहे, या उन्होंने चीज़ों को यानी डॉलर को, फिर इसमें एक बड़ा फैक्टर इम्पोर्ट
का भी है, जो इंपोर्ट बढ़ी है उसकी वजह से भी आपकी डॉलर का इस्तेमाल बढ़ा है और इंपोर्टर को इसमें डॉलर चाहिए है। सो मेरा ख्याल है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना करें बेशक मार्केट में, लेकिन जो जिस तरह के मेजर्स बैंकों के हवाले से लिए जा सकते हैं, ये इंपोर्ट कंट्रोल वो करके आप डॉलर को नीचे ला सकते हैं। मेरा ख्याल है कि स्टेट इंटरवेंशन की भी जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत इरफान मुफ्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली तैयारों की खौफनाक बमबारी के दौरान लाखों अफराद इस वक्त बेघर हो चुके हैं और जो इसराइल की जानिब से ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मस्जिद को निशाना बनाया गया है जिसमें 50 लोगों को 50 नमाजियों को शहीद कर दिया गया है। मुतअद्दिद अफराद वहाँ पर इस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया ये बता रहा है कि इसराइली तैयारों ने वस्ती गजा का इलाका है जहाँ पर मस्जिद पर उस वक्त बमबारी की है जब बड़ी तादाद में वहाँ पर नमाजी मौजूद थे, नमाज पढ़ी जा रही थी। सहूनी फोर्सेस की जानिब से फिर उर्दनी फील्ड अस्पताल पर भी फजाई हमला किया गया, उसमें भी 7 अरकान जख्मी हुए हैं। जबकि इसराइली फौज एक बार फिर से गजा का जो अल-शिफा अस्पताल है उसमें वो दाखिल हुए हैं। अस्पताल के जनूबी दाखिली रास्ते के कुछ हिस्सों को भी उन्होंने तबाह कर दिया है। बेसमेंट समेत मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी उन्होंने ली, जिसके दौरान ना तो वहाँ पर कोई यरगमाली मिला है, ना ही कोई किसी सुरंग का निशान उनके हाथ लगा है। इसराइली फौज की जानिब से अल-शिफा अस्पताल से अम्मास का जो असलहा है और वर्दियां मिलने का दावा भी किया गया था, ताहम इसराइली जो दावा है उसको वहां के डॉक्टर्स और हमास ने भी झूठा करार दिया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसराइली फौज के अकाउंट से बतौर नाकाबिले तरदीद शवाहिद पोस्ट की जाने वाली जो अल-शिफा अस्पताल की वीडियो थी वो भी डिलीट कर दी गई और फिर कुछ देर बाद एडिटिंग और कुछ चीज़ें छुपाने के बाद दोबारा नशर करने से जो इसराइली दावे हैं उन पर भी शकूक व शुबहात बढ़ गए हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल से रिपोर्टिंग करने वाले जो अमरीकी टीवी के रिपोर्टर हैं और इसराइली जो दावे हैं उनमें भी तजाद सामने आ रहा है। जबकि कतर ने भी गजा में अस्पतालों पर जो हमलों की आलमी तहकीकात हैं उस पर जोर देते हुए अल-शिफा अस्पताल के अंदर इसराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसको जंगी जुर्म करार दे दिया है। इस हवाले से इसराइली फौज की गजा में बमबारी को अब 40 रोज हो चुके हैं और अब तक तकरीबन 12,000 अफराद यहाँ पर शहीद हो गए हैं। कुछ तस्वीर आप न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया है। हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त जिन इमारतों को राख का ढेर बनाया गया है उस मलबे तले लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और इसराइली फौज की जानिब से स्कूलों पर, अस्पतालों पर, पनाहगज़ीन कैंपों पर हर तरफ बमबारी की जा रही है और मुसलसल फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। जबकि मगरबी किनारे और खान यूनिस के अलावा दीगर इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि इसराइली जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला जारी है। इसराइली हमलों के 40 रोज़ बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है, उन्होंने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा भी किया है। लेकिन ऐसा अब यही लग रहा है कि जंग को रोकने की कोशिश अमेरिका भी नहीं कर रहा, इसराइल भी नहीं है चाहता। सलामती काउंसिल में माल्टा की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में 12 वोट आए थे, जबकि अमेरिका, बरतानिया और रूस ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद में हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर खुराक पहुँचाने के लिए सेहत का जो सामान है वो पहुँचाने के लिए भी राहदारी फराहम नहीं की जा रही है। बारिश के बाद अब हम देख रहे हैं सर्दी में भी इजाफा हो चुका है। लाखों वहाँ पर बेघर फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने आलमी बरादरी से इमदाद की दरख्वास्त की है और ये कहा है कि जंग बंदी यहाँ पर कराई जाए। हम ये अपील करते हैं कि अगर हमारे बच्चे बमबारी से बच गए तो वो फिर ठंड से मर जाएंगे। गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर भी इसराइली बमबारी हमलों का सिलसिला अब मज़ीद तेज़ होता जा रहा है। जनूबी इलाकों पर भी हमलों में इजाफा किया जा रहा है। खान यूनिस में भी बेरहमाना बमबारी के दौरान मज़ीद दर्जन अफराद शहीद हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। सेहूनी फौजी टैंकों की जानिब से अल-शिफा अस्पताल पर हमला किया गया, उसके मुहासरे के बाइस मंगल के रोज़ अस्पताल में मज़ीद 40 अफराद शहीद हो गए हैं। गजा में सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में शहदा की जो मजमूई तादाद है वो इस वक्त 12,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 8,000 के करीब खवातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। गजा के अल-शिफा और मुहासरे में मौजूद दीगर अस्पतालों से निकलने की कोशिश करने वालों को भी स्नाइपर्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से तुर्क सदर ने इसराइल को सख्त वार्निंग दी है और उनका यह कहना है कि चार्ली हेब्डो वाकया जब हुआ था उसमें 23 हुए थे तो दुनिया भर से लोग पेरिस
इसमें मार्च में शरीक हुए थे और गजा में 13,000 के करीब लोग मर चुके हैं। अब वो सरबराहान मुमलिकत और वज़राए आज़म कहाँ है, ये एक बड़ा ही अहम सवाल रजब तैयब एर्दोगान ने किया है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। हम आपको क्रिकेट बोर्ड में जिस आने वाले भूचाल का बता रहे थे, कल क्रिकेट बोर्ड में वो भूचाल आखिर आ ही गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम में अहम तब्दीलियां कर दी हैं और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया है। बाबर ने जो कप्तानी है उससे वो इस्तीफा दे दिया है। मिकी आर्थर की जगह भी हम देख रहे हैं कि मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को अब नया चीफ सिलेक्टर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम कोचिंग स्टाफ का पोर्टफोलियो भी तब्दील कर दिया है, जिसमें डायरेक्टर मिकी आर्थर भी शामिल हैं। तमाम कोचेज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिम्मेदारियां निभाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ से अहम मुलाकात भी हुई। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए PCB हेडक्वार्टर पहुंचे और इस मुलाकात से पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने अपने करीबी साथियों से इस हवाले से मुशावरत भी की है कि वो एक फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार रहने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। बाबर आजम के जहन में ये बात मौजूद थी कि अगर वो सिर्फ एक फॉर्मेट यानी कि रेड बॉल की कप्तानी का उन्हें कहा जाता है तो फिर वो कप्तानी से ही दस्तबरदार हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। इसके बाद बाबर आजम ने PCB की जानिब से सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि वह तमाम फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। बाबर आजम ने कहा है कि तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी वो अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे और जो भी नया कैप्टन होगा उसे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो ज़रूर सपोर्ट करते रहेंगे। इस जिम्मेदारी और एतमाद के लिए उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ICC वनडे वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के बनाए पहाड़ जैसे हदफ को 397 रन का जो हदफ था उसको न्यूजीलैंड की टीम हासिल करने में नाकाम रही है। आउट क्लास परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं भारत की इस वर्ल्ड कप में। इस तमाम पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं कि देख रहे हैं हिंदुस्तान जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है, शामी जिस तरह से छाए हुए हैं, तकरीबन तमाम मैचेस में उनकी विकेटें बहुत ज़्यादा हैं। कल उन्होंने 7 विकेटें ली हैं। आउट क्लास कर रहा है इंडिया हर टीम को। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। देखें, इसमें कोई शक कि इंडिया की टीम जो है वो एक पाकिस्तान में कमर्शियल चलता था ना, जिसमें कहते थे कि मुकाबिल दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। तो मेरे ख्याल में दुनिया की जितनी बाकी 9 टीमें हैं, 6 टीमें तो खैर अब बाहर हो गई, अब सिर्फ 3 टीमों के दरमियान मुकाबला रहेगा, बल्कि 7 टीमें बाहर हो गई, न्यूजीलैंड भी कल बाहर हो गया। तो इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि उनके बेंच के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, मोहम्मद शामी जो है वो शुरू में नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब उनको मौका मिला तो आप देखें कि वो 23 विकेटें ले चुके हैं। कल उन्होंने एक मैच में 7 आउट कर दिए। तो इस इंडियन टीम में मेरे ख्याल में 11 के 11 जो लड़के खेल रहे हैं सब परफॉर्मर हैं। कभी विराट कोहली सेंचुरी कर देते हैं, कभी आयर सेंचुरी कर देते हैं, कभी मोहम्मद शामी 7 आउट कर देते हैं, कभी शुभमन गिल परफॉर्म कर देते हैं, रोहित शर्मा को मौका मिलता है। तो मतलब ये टीम किसी एक प्लेयर पर रिलाय नहीं कर रही कि हम किसी को कह दें फला किंग है, फला जो है वो बुलंदियों पर परवास करेगा। जो हमारा मीडिया है ना, पल में तोला पल में माशा, हम लोग एकदम से प्लेयर को ऊपर चढ़ाते हैं फिर वहां से वो नीचे गिरा देते हैं। तो मतलब हमें भी अपनी रविश को चेंज करना होगा। ठीक है भट्टी साहब, इशारा आपने कर ही दिया अब किंग की तरफ भी और शाहीन की तरफ भी, तो उसी जानिब में आना चाहूंगा। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी हम देख रहे हैं एशिया कप से उनकी परफॉर्मेंस खराब है, वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म नहीं कर सके हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि शुरू के ओवर्स में वो एक विकेट निकालते हैं, प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं। पाकिस्तानी टीम जिस तरह से आपने ही कहा बहुत ज्यादा रिलाय करती है शाहीन पर, उनको कप्तानी दे दी गई है। दूसरी तरफ शान मसूद को देखते हैं, टेस्ट टीम की कप्तानी उन्हें दे दी गई है, उस प्लेयर को कप्तानी दी गई जिसकी टीम में जगह ही नहीं थी, जिसको ना एशिया कप खिलाया गया, जिसको ना वर्ल्ड कप खिलाया गया। देखें अनवर खबर साहब,
पाकिस्तान क्रिकेट एक मजाक बन गया है। तब्दीली जरूर होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली बराए तब्दीली नहीं होनी चाहिए, तब्दीली बराए इस्लाह बेहतरी होनी चाहिए जी चाहिए। लेकिन बेहतरी के लिए एक हमारे पड़ोस में कल जीत का जश्न मनाया जा रहा था और हमारे मुल्क में एक अदालत लगी हुई थी जिसमें एक प्लेयर आ रहा है और एक जा रहा है। आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि बाबर आजम, कोई शक नहीं कि बाबर आजम ने बहुत मनमानियां की, बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। फाइनली उनको तो घर जाना था, लेकिन शान मसूद जो बट साहब माजरत के साथ यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि फिर ये जो प्लेयर पावर है, ये प्लेयर पावर देता कौन है आखिर? अगर पीसीबी के कंट्रोल में हमारे प्लेयर्स नहीं हैं, फिर उन कोचेस का क्या फायदा, चीफ सेलेक्टर का क्या फायदा? अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाबर मनमानी कर रहे हैं तो तमाम लोग रिजाइन कर सकते थे, तमाम लोग पहले ही बाबर को हटा सकते थे। इतने नुकसान के बाद हम ऐसे फैसलों की तरफ क्यों आए? सॉरी, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अनवर साहब उसी तरफ आ रहा था कि मसला ये कि ये जो क्रिकेट की दुनिया है ना, इस दुनिया के अंदर जो दाखिल होता है वो उसी रंग में रंग जाता है। वो अब मिकी आर्थर ने भी बाबर के साथ समझौता कर लिया, दूसरे कोचेस जो थे वो भी बाबर के साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे। फाइनली जो क्रिकेट बोर्ड था जिसने कल इतने मैसिव डिसीजन लिए, उससे पहले तो ज़का अशरफ साहब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई, उन्होंने उस वक्त उससे इख्तलाफ नहीं किया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, नजम सेठी की लाए हुए कल सारे लोग फारिग हो गए जी, इसकी क्या जमानत है कि 2.5 महीने ज़का अशरफ के पास रह गए? 2.5 महीने बाद जब ज़का अशरफ वापस रुखसत होंगे इस क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर से, क्योंकि ज़का अशरफ के पास 2.5 महीने में इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जो डिग्री है उसके मुताबिक वो पीसीबी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिहाजा उनको 2.5 महीने बाद गालिबन फरवरी की 4 या 5 तारीख है उनको रुखसत होना ही होना है। तो अगला जो आएगा वो फिर इन लोगों को चेंज कर देगा। मसला ये कि जो लोग आपने बाबर को खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर किया, मनमानियों की वजह से कप्तानी से हटाया, शाहीन को आपने बगैर परफॉर्मेंस के कप्तान बना दिया, तो मतलब जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, इंडिया ठीक है में भी मुदाखलत है। अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, लेकिन वहां एक सिस्टम बना हुआ है, क्रिकेटिंग मामलात में करते होंगे मुदाखलत, लेकिन इतनी मुदाखलत नहीं है जितनी हमारे मुल्क में हो रही है। अब फॉरेन कोचेस जो कल मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और प्यूटे के साथ हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा कि अब कोई अच्छे फॉरेन कोचेस पाकिस्तान में आने के लिए तैयार होंगे। फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं, बेस्ट ऑफ लक टू मोहम्मद हफीज। अगर मोहम्मद हफीज अच्छा कर गए तो हम सब उनको सलूट करेंगे, लेकिन क्या कल अगर मोहम्मद हफीज की टीम भी हार गई, क्योंकि मोहम्मद हफीज के पास भी टाइम नहीं है। अगला जो चेयरमैन आएगा, आज ये मेरा क्लिप आप संभाल के रख लीजिएगा, जो नया चेयरमैन आएगा इस पीसीबी की मैनेजमेंट में जो लोग आएंगे वो पाकिस्तान बिल्कुल भट्टी साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में आए रोज हम यही बात करते हैं कि सिर्फ हम कप्तान को मुर्दा इल्जाम ठहरा देते हैं, चीफ सेलेक्टर को मुर्दा इल्जाम ठहरा देते हैं। जब हम मैनेजमेंट पर आते हैं या जो सियासी इन्फ्लुएंस है हमारे क्रिकेट बोर्ड पर, वो जब तक असर रसूख खत्म नहीं होगा तो हमारी क्रिकेट तो ठीक नहीं हो सकेगी। फरवरी में इलेक्शन होने हैं, नई हुकूमत आएगी, फिर हम देखेंगे कि नया चेयरमैन आएगा, फिर एक नई टीम बन जाएगी, नया कप्तान आएगा, तमाम लोग तब्दील कर दिए जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से ही शायद जो मैनेजमेंट है उसको तो मजाक बना के रख दिया पूरी दुनिया में। आप सही कह रहे थे कि मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा। देखिए, मैं अभी तकरीबन 1 महीना इंडिया में गुजार के आया हूं। अनवर साहब, इतना पाकिस्तान क्रिकेट का लोग वहां मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि यार ये वही क्रिकेट टीम है जिसने 92 वर्ल्ड कप जीता था, जिसने 80s 90s में पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया था। आज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसमें कभी कोई तमाशा लग जाता है, कभी कोई तमाशा लग जाता है। आप बताएं ना, कल इतने बड़े क्रिकेटिंग डिसीजन हुए, इन डिसीजन मेकिंग में कोई एक क्रिकेटर शामिल था? मेरा तो ख्याल कोई, सब नॉन क्रिकेटर्स ने क्रिकेटिंग डिसीजन ले लिए। हम तब्दीलियां जरूर करें, लेकिन जब तक हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो लॉन्ग टर्म डिसीजन करे। देखिए, इस वक्त
चाहे मोहम्मद हफीज हो, चाहे मिकी आर्थर हो, किसी के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है कि वो बटन दबाएगा और पाकिस्तान टीम कल दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। और आगे जिस सीरीज के लिए हम जाने लगे हैं वो कतई तौर पर आसान नहीं होगी, इसका सबको अंदाजा होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। देखिए, इसी शान मसूद को मार्च या अप्रैल में जब पाकिस्तान की वनडे टीम का वाइस कप्तान बनाया गया तो पहले 2 मैचेस में तो शान मसूद को खिलाया नहीं गया। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार नहीं हुआ, अब ये दोबारा हो रहा है। अब शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। शान मसूद वर्ल्ड कप की टीम में डिजर्व करते थे क्या? शान मसूद के साथ जिन लोगों ने नाइंसाफियां की कुछ अरसे पहले तक, वो शान मसूद अगर अपने बदले लेने आ गए तो फिर तो पाकिस्तान टीम का शिराजा बिखर जाएगा। और आप देखें, राशिद लतीफ ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बहुत भयानक है। यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ भी रिवॉल्ट हुआ है, वसीम अकरम के खिलाफ भी रिवॉल्ट हुआ है, जावेद मियांदाद के खिलाफ भी प्लेयर्स ने बगावत की है। तो हमारा जो सिस्टम और हमारी जो क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, मुझे खदशा है कि कहीं प्लेयर्स आपस में ना हेड ऑन हो जाएं। लिहाजा क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो भी आप तब्दीली कर रहे हैं, जब तक स्ट्रांग मैनेजर और ड्रेसिंग रूम में मजबूत लोगों को नहीं लेकर आएंगे, आपके कप्तान और प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी। मनमानियां अब क्रिकेट बोर्ड ने जिन लोगों को लेकर आ गया वो मनमानियां ना करें, इन चीजों का खात्मा करना होगा। भट्टी साहब, आप ठीक ये कह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, कुछ लोग ये भी बात करते हमें दिखाई दे रहे हैं कि बाबर की तो अब वनडे में और T20 की टीम में भी एज अ प्लेयर भी जगह नहीं बनती है। तजुर्बेकार खिलाड़ियों को जब हम देखते हैं तो वो भी हमारे पास टीम में कुछ ज्यादा तजुर्बे वाले खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो फिर आपकी बात तो दुरुस्त है कि टीम में अब कोई नई लड़ाई का आगाज ही ना हो जाए। देखें, जो भी दुनिया कह ले अनवर खावर साहब, टीम में इस वक्त मैंने तो इस क्रिकेट टीम को बहुत करीब से देखा है, अंदर की सारी खबरें बाहर आती हैं। इस टीम में 2 ग्रुप तो इस वक्त चल रहे हैं। अगर वो 2 ग्रुप आपस में हेड ऑन हो गए, अब शान मसूद बिल्कुल एक बाहर से आए, तो अब क्या शान मसूद, मोहम्मद हफीज या अब अभी तक मैनेजर अनाउंस नहीं हुआ, क्या ये इस ग्रुपिंग को खत्म कर सकेंगे? क्योंकि 4-4, 5-5 लड़कों के ग्रुप हैं, तो इस चीज को जरूर देखना होगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में एक मजबूत सिस्टम नहीं आएगा, हम काम करने के लिए जो लोग भी आएंगे, चाहे शान मसूद आए, चाहे बाबर आजम आए। देखिए, बाबर आजम भी हमारे एक स्टार हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है। एक वेबसाइट पर पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कंसल्टेंट थे कुछ अरसे पहले, मैथ्यू हेडन, उनका इंटरव्यू है, उन्होंने भी बाबर आजम के बारे में यही कहा है कि वो हमारे इस एक कमजोर और नाकाम सिस्टम का शिकार हुए। लिहाजा बाबर आजम को भी अब हमें प्यार मोहब्बत से आगे लेके चलना होगा। यकीनी तौर पर बाबर आजम के साथ जो कुछ हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे। अगर बाबर आजम गिर गए, ऑस्ट्रेलिया जाने से कहीं उन्होंने इनकार कर दिया, तो आप देखिएगा इस टीम का शिराजा बिखर जाएगा। क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन तो ले लिए, अब वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाने जा रहे हैं आप। भाई, वहाब रियाज तो अभी मिनिस्टर है पंजाब में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो जो इंक्वायरी इंतजामुल हक के खिलाफ करवाई गई थी, उस इंक्वायरी का क्या हुआ? आज तक क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं बताया। और उससे पहले जो 1-2 पीसीबी में एशिया कप के दौरान मामलात हुए थे, उसकी पीसीबी इंक्वायरी करा रहा था। तो इंक्वायरीज भी सामने नहीं आ रही, तो क्रिकेट बोर्ड का कमजोर सिस्टम है। ज़का अशरफ साहब के पास टाइम नहीं है। ज़का अशरफ साहब ने ये डिसीजन तो ले लिए, लेकिन मेरा अगेन यही सवाल है कि क्या 2.5 महीने बाद जो भी इस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सीट पर बैठेगा, वो आपके फैसलों को कंटिन्यू करेगा? हमारे पास तो इसी तरह का सिस्टम है कि एहसान मानी के लोग रमीज राजा ने हटा दिए, रमीज राजा के लोग नजम सेठी ने हटा दिए, नजम सेठी के लोग कल फारिग हो गए। मुझे तो 2003 की सिचुएशन कल नजर आई जब पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप से बाहर हुई। उसके बाद जनरल तौकीर ज़िया ने एक मैसिव ऑपरेशन क्लीन अप किया, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इंजमामुल हक, अजहर महमूद, तकरीबन 7 पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स थे जिनको उन्होंने टीम से ड्रॉप किया। रिचर्ड पाइबस पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, शहरियार खान मैनेजर थे, सबको उन्होंने फारिग करके एक बिल्कुल नई टीम बनाई। राशिद लतीफ जिसके कप्तान थे, जावेद मियांदाद को कोच बनाया गया, हारून रशीद को मैनेजर बनाया गया।
वो टीम खड़ी हुई। अब हम लोग अपनी लड़ाइयों में अब मोहम्मद हफीज, लेकिन भट्टी साहब अभी जब हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस तरह की मैनेजमेंट उनके पास है, अंडर 19 क्रिकेट को अगर हम देखते हैं उनकी, तो वहां पर प्लेयर्स तैयार किए जाते हैं, फिर ए टीम का हिस्सा उन्हें बना दिया जाता है। एक प्रॉपर तरीका है। यहाँ पर PSL का आप एक एडिशन खेलते हैं, एक मैच खेलते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप साथ ही नेशनल टीम में आ जाते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये तमाम तरीकाकार प्रोसीजर्स हैं, इनको तब्दील करने की फिर जरूरत है। हिंदुस्तान जिन चीजों को फॉलो कर रहा है, वहां पर इतने इतने बड़े प्लेयर्स हैं, वो बोर्ड के कंट्रोल में फिर किस तरह से हैं? बेंच पर उनके इतने जबरदस्त प्लेयर अभी भी बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब आप देखें कि विराट कोहली इंडिया के कप्तान नहीं है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। मैं पिछले दिनों जब इंडिया में था तो विराट कोहली ने जब 49वीं सेंचुरी बनाई, तो वहां पर एक उनके स्पोर्ट्स चैनल ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। क्या जबरदस्त विराट कोहली बात करते हैं, और जिस तरह वो अपने थॉट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हमारे प्लेयर से आप बात करें, वो खेत की बात करें तो खलियान में चले जाते हैं। लेकिन जहां तक इंडिया की बात हो रही है, अभी वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया उसमें एक मैच भी जीत गया। उसमें उन्होंने रोहित शर्मा समेत अपने बड़े प्लेयर्स को खिलाया ही नहीं। इंडिया ने पिछले शायद 3-4 साल में 50 लड़कों को वनडे टीम में ट्राई किया। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ नेपाल के खिलाफ भी बाबर आजम खेल रहे थे, हमारे यहाँ अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमारी फुल टीम खेल रही थी। हमने तजर्बात किए ही नहीं ना, हम हार से डरते रहे। हम कमजोर टीमों के खिलाफ तो 150 रन बाबर आजम बनाते रहे। बाबर आजम की जो अजमत है वो कमजोर टीमों के खिलाफ। लेकिन भट्टी साहब फिर इस प्लानिंग के लिए देखें, मिलियंस में सैलरीज दी जा रही हैं, डायरेक्टर को दी जा रही हैं, कोचेस को दे रहे हैं, चीफ सिलेक्टर को दे रहे हैं। ये प्लानिंग आखिर करनी किसने है? अगर आपको, हम सबको ये चीजें पता हैं, तो शायद जो लोग बैठे हैं उनको भी इस बात का अंदाजा होगा कि प्लेयर्स को कहां, कब, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इनको कितनी लीग्स एक साल में खिलानी चाहिए। जो हमारे प्लेयर्स श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हुई, अफगानिस्तान के खिलाफ हुई, फिर हमने देखा कि लीग्स भी वहां पर खेलते रहे, तो वो फटीग में आ गए, जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ही खराब हो गई। नसीम शाह हमने देखा इंजर्ड हो गए, वर्ल्ड कप में वो नहीं थे, उनकी कमी किस तरह से महसूस की गई? देखिए अनवर भाई, बेसिकली बिल्कुल आप सही तज्जिया कर रहे हैं। मसला वही है कि मैं और आप तो ये फैसले नहीं कर सकते ना, हम लोग तो बात ही कर सकते हैं। या 24 करोड़ इस मुल्क के जो अवाम है वो मासूम लोग हैं, सारी दिन अपनी ड्यूटियां करते हैं, दोपहर को आके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, रात को नाराज होकर बीवी बच्चों से लड़कर फिर सो जाते हैं, सुबह फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं, फिर अगले मैच का इंतजार करते हैं। लेकिन सिस्टम तो वही लोग बनाएंगे जो PCB हेडक्वार्टर फिरोजपुर रोड पर बैठे हुए हैं। और मैंने एक जुमला कहा था, मुझे बाद में किसी ने कहा कि यार आपने बड़ा एक तारीखी जुमला कह दिया। मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में फिरोजपुर रोड पे जो पॉलिटिक्स होती है वो शायद हमारे यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट में भी नहीं होती। तो लिहाजा हमें उस सियासत से अपनी क्रिकेट को दूर करना होगा, वरना जिस तरह हम ग्रेजुअली क्रिकेट में डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर हॉकी और स्क्वाश की तरह हमारी क्रिकेट का भी हाल बुरा हो जाए। मैं पिछले दिनों कलकत्ता में मेरी मुलाकात हुई भारत के फॉर्मर कैप्टन सौरव गंगोली से। तो गंगोली मुझे कहने लगे, उन्होंने कहा कि देखें आपके यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आपका जो मसला है, आपका मसला कमजोर सिस्टम है। जब तक आपके मुल्क में सिस्टम नहीं बनेगा आपकी क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि 80s 90s में इंडिया की टीम हर टीम से हारती थी, लेकिन आज आप देखें हमने एक मजबूत सिस्टम बनाया, अपने कोचेस लेकर आए। आज राहुल द्रविड़ जो है वो फॉरेन नहीं है, वो तो इंडियन खिलाड़ी हैं। उनके जो बैटिंग कोच हैं वो भी इंडियन है, लेकिन इंडियन टीम की आप परफॉर्मेंस देखें, जो भी कह लें हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उनसे 10 इख्तलाफात सही, लेकिन आज इंडिया का जो क्रिकेट सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया को भी वो चैलेंज कर रहे हैं, वो इंग्लैंड को भी चैलेंज कर रहे हैं। हमें अपना सिस्टम ठीक करना है। जो हमारा सिस्टम कमजोर है, आपको लगता है इसी कमजोर सिस्टम की वजह से जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको फिर इतनी पावर मिल जाती है? स्पेसिफिकली अगर हम कैप्टन की बात करते हैं, इंजमामुल हक के दौर में हम ये भी सुनते रहे हैं, जब वो कप्तान थे तो जो ग्राउंड स्टाफ था, जो वहां पर माली मौजूद होता था, वो भी उनसे छुट्टी लेकर जाता था। देखें ये पाकिस्तान में हर दौर में हुआ है। इमरान खान के दौर में भी प्लेयर्स पावर थी, इमरान खान भी अपनी मनमानी करते थे, लेकिन वो लोग ग्राउंड के अंदर रिजल्ट देते थे। अब हम लोग कहाँ खुश हो रहे हैं? हम लोग अफगानिस्तान को हराकर खुश हो रहे हैं। फाइनली इतना हमने अफगानिस्तान से खेला कि अफगानिस्तान भी हार गए, सीरीज भी हम उनसे भी हार गए। तो हम बजाय अपने सिस्टम को मजबूत करने के बजाय
हम दूसरों पे हमारी नजरें है कि इंडिया में ये हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका भी हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट को मेरी तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे दरखास्त है कि हम तो जाहिर है उन ऐवानों में नहीं जा सकते, हम और आप तो यहाँ टेलीविजन पर बैठकर ही बात कर सकते हैं कि खुदारा क्रिकेट को मेरिट पे चलने दें, अच्छे लोगों को लेकर आए, ईमानदार लोगों को लेकर आए और राइट माइंड फॉर द राइट जॉब, सिस्टम को बेहतर करने में पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसको सपोर्ट करने की भी जरूरत है। ठीक है भट्टी साहब, अब अभी आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा आज के मैच के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम आज फेवरेट होगी, कौन सी टीम फिर हिंदुस्तान के साथ फाइनल खेलेगी? और स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका हमेशा से हमने देखा सेमीफाइनल में आकर वो चोक कर जाते हैं, तो कोई चांसेस नजर आ रहे हैं आपको आज साउथ अफ्रीका के? देखिए साउथ अफ्रीका में इस टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट भी खेली है और नेदरलैंड से मैच भी हार गए, तो साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैचेस हारने के बाद जिस तरह टेक ऑफ लिया और लगातार 7 मैचेस जीते हैं, मुझे लग रहा है अगर फाइनल में कोई टीम इंडिया को चैलेंज कर सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम की, जब हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो कहते हैं कि आपने गिव अप नहीं करना। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह गिरने के बाद ये टीम उठी है, मुझे नहीं लगता कि अब ये टीम रुकेगी, और अगर अच्छा फाइनल देखना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान इतवार को फाइनल होगा। ठीक है। और इंडिया की टीम 10 लगातार मैच जीत चुकी है, मुझे लगता है कि अगर फाइनल में उसको कोई 11वीं फतह से रोकेगा तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे स्मोक के हवाले से। तो लाहौर और पंजाब के जो दीगर शहर हैं इस वक्त स्मोक के सायतले में नजर आ रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी में हम आज भी देख रहे हैं कि लाहौर आज भी सरे फहरिस्त है, पहले नंबर पर मौजूद है। और इस हवाले से मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूँगा कि DGPR पंजाब की जानिब से हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी कि हमारे प्रोग्राम में वज़ीर माहौलियात हैं बिलाल अफजाल साहब, वो आना चाहते हैं, स्मोक के हवाले से बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि हुकूमत किस तरह से इस तमाम तर मामले पर काम कर रही है। लेकिन आज वक्त देने के बाद भी बिलाल अफजल साहब हमारे शो पर नहीं आए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। बिला जरूरत इजलास बुलाए जाते हैं और बिला वजह के फैसले लिए जाते हैं, लोगों पर बर्डन डाला जाता है, मार्केटों को बंद किया जाता है और इंतजार सिर्फ यही किया जा रहा है कि किसी तरह से बारिशें हो जाएं और मौसम खुद ही से ठीक हो जाए। उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है? बिलाल अफजल साहब को आज शो पर आना चाहिए था, क्योंकि वक्त भी उन्हीं की तरफ से दिया गया था, रिक्वेस्ट भी उन्हीं की तरफ से आई थी कि वो हमारे शो पर आना चाहते हैं और स्मोक के खात्मे के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन शायद ये जो काम थे हुकूमत के करने के, हुकूमत को 2 से 3 महीने पहले इन तमाम तर कामों के हवाले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर वो गाड़ियां मौजूद हैं, वो ट्रॉलर मौजूद हैं, वो ट्रक मौजूद हैं, वो लारियां मौजूद हैं जिनसे धुआं निकल रहा है, वो रक्शे मौजूद हैं, वो मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। उस हवाले से क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों के चालान किए गए, क्या स्टैट सामने आए थे, वो शेयर करने चाहिए थे। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो शहर के अंदर मौजूद हैं जिन्हें शहर से बाहर शिफ्ट करना चाहिए? स्मोक के खात्मे के लिए जो ईंटों के भट्टे शहर के अंदर मौजूद हैं उन पर कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा? जो लोग फसलों की बाकियात को जला रहे हैं वो उसको कंट्रोल किसने करना है, उस पर क्रैकडाउन किसने करना है? तमाम काम निगरान हुकूमत के करने के हैं और खास तौर पर बिलाल अफजल साहब की जो वजारत है माहौलियात की, उनके अंदर ये तमाम तर जिम्मेदारियां आती हैं। उनको चाहिए था कि आज यहाँ पर शो पर आते, हमसे बात करते और हमें बताते कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। लेकिन शायद कोई कारकर्दगी है नहीं जिसको वो बताने के लिए हमारे पास शो पर आते। लेकिन अफसोस की बात है कि अब पाकिस्तानी जो अवाम है, जो लाहौर के आम शहरी हैं, उनको उस फजा में सांस लेना पड़ रहा है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर्स को भी हमने अपने शो पर बुलाया और एक रिसर्च भी सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि लाहौर में जो लोग रह रहे हैं, जो उसके गिरदो नवा में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के 7 साल कम हो जाएंगे अगर स्मोक के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया जाता। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना यही चाहेंगे कि हुकूमत की तरफ से तो इकदाम हैं वो तो नाकाफ़ी हैं, इंतज़ार यही किया जा रहा है कि बारिश हो और ये जो मौसम ख़राब हुआ है वो कुछ बेहतर हो जाए, तो बारिश के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं?
देखिए, जो आजकल वेदर पैटर्न चल रहा है इसमें स्टेबल कंडीशंस हैं, यानी ऐसा जो एटमॉस्फेयर है इसमें अभी तक कोई सिलसिला या बारिश देने वाला कोई सिस्टम जनरेट नहीं हो सकता, ना ही कोई ज़्यादा जो विंड चलने का इम्कान है। तो अभी आने वाले कम से कम एक वीक के दौरान बारिश का लाहौर में कोई चांस नहीं है, और जो पोल्यूशन हवा में जाएगी वो मुअल्लक हो जाएगी और सस्पेंड हो जाएगी। इससे जो फिर लेवल जो है बरकरार रहेगा। ठीक है, तो इस मंथ के आखिर में या नेक्स्ट मंथ में बारिशें एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, जो 3 माह की जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है उसमें बताया गया कि ये जो बारिशें होंगी इसमें स्लाइटली अब नॉर्मल होंगी। तो इस माह के एंड तक जो है एक सिस्टम एक्सपेक्टेड है अभी, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, अभी महकमा मौसमियात कर रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसे स्लाइटली अब नॉर्मल जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है चौधरी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो स्मोक की सिचुएशन है मौसम सरमा से पहले मुकम्मल तौर पर एक मौसम की शक्ल इख्तियार ये कर चुका है, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे पास मौजूद हैं? किस तरह से इससे निपटा जा सकता है? देखिए, अभी तो जैसे ये मेयर्स ही, जैसे पंजाब गवर्नमेंट मेयर्स ले रही है, जो वेदर जो पैटर्न अभी बना हुआ है, तो मुख्तलिफ मेयर्स वो ले रही हैं। जैसे स्मोक की कल भी एक चीफ मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग थी, मैं भी उसमें शामिल था। तो मुख्तलिफ मेयर्स, जैसे वो हफ्ते को छुट्टी की गई है यहाँ पे स्कूल कॉलेज को, और जो मार्केट्स है वो भी 3 बजे से पहले हफ्ते को कहा ना खोली जाए। तो इस तरह के मेयर्स तो ले रहे हैं, छिड़काव वगैरह कर रहे हैं, और फाइन वगैरह, और जो भी ट्रैफिक वहाँ पे भी वो कोई चालान काफी कर रहे हैं। तो ये मेयर्स अभी तक तो ली जा रही हैं, लेकिन जो वेदर है वो इसमें आड़े आ रहा है। लेकिन असलम साहब, आप क्या समझते हैं जो मेयर्स आप बता रहे हैं, इकदाम बता रहे हैं, ये काफी है इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए कि हफ्ते इतवार को अगर हम मार्केटें बंद कर देते हैं, स्कूल दफातर बंद कर देते हैं, तो उससे मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा? हिंदुस्तानी पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में जो फसलों की बाकियात को जलाया जाता है उस पर किस तरह से क्रैक डाउन करेंगे? बुनियादी रीजन आप समझते हैं कि वही है? देखिए, इसमें कोई मेजर कोई रीजन है इसकी, जैसे स्मोक की 4-5 बड़ी है, तो उसमें एक स्टबल बर्निंग भी है। तो कल ही बल्कि वो दिखा रहे थे एक स्लाइड माहौलियात वाले, तो इंडिया की तरफ से अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें जो स्टबल बर्निंग हो रही है। पाकिस्तान में तो इन्होंने कंट्रोल किया है कोई, तो लेकिन ये क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ये दोनों का एक मुश्तरका ही कह लें एक है, तो दोनों तरफ से कोई मेजर्स पॉजिटिव मेजर्स होंगी तो इस तरह की ये सिलसिला कम हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, के साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, जहां कारोबार का आगाज मंदी से हुआ है। मार्केट में 118 पॉइंट्स की कमी देखने में आ रही है, जहां KSE 100 इंडेक्स 56,561 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो इंटर बैंक में जो डॉलर की कदर है उसमें 64 पैसे कमी देखने में आई है। इंटर बैंक में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे पर आ चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, और टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है और ये दुनिया हैरतों का घर बनती जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन की जगह अब एक नई डिवाइस लेने वाली है। ये नई डिवाइस क्या है, इस बारे में आपको बताने वाले हैं हम। AI पिन नामी ये डिवाइस एक वेयरेबल फोन जैसी है जिसकी टेक्नोलॉजी दंग कर देने वाली है। ये चौकोर डिवाइस है जो कि कपड़ों में कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें कोई स्क्रीन मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर स्क्रीन मौजूद नहीं है तो फिर इस डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन का CPU इस्तेमाल किया गया है, जबकि कैमरा, स्पीकर और मोशन सेंसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन स्क्रीन नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एक बिल्ट इन प्रोजेक्टर इसमें जरूर इसका हिस्सा रहेगा, जो आपकी हथेली या फिर किसी भी जो स्पॉट सतह है उसको स्क्रीन में तब्दील कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक पाकिस्तानी निजात शख्स हैं, आदमी हैं, उन्होंने ये डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस से फ़ोन कॉल्स भी की जा सकती हैं, मुख्तलिफ ज़बानों का तर्जमा किया जा सकता है और ये आपकी आवाज़ में बात भी कर सकती है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। डिजिटल एक्सपर्ट उसामा खिलजी ने हमें ज्वाइन किया। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना यही चाहेंगे कि इस डिवाइस को स्मार्टफोन की जगह देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आखिर क्या मकसद है इसका, इसके मज़ीद जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? जी, मेरे ख्याल से जिस तरह टेक्नोलॉजी अभी हम देख रहे हैं, स्मार्टफोन तो इतने एडवांस हो गए हैं,
स्क्रीन बड़े हो गए, पतले हो गए, तो मेरे ख्याल से अभी अगली एवोल्यूशन में ये कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा के एक छोटी सी डिवाइस बना लें जिसका, जैसे आपने कहा, प्रोजेक्शन हो। और इसमें काफी प्लान्स काफी दिनों से हमें ये नजर आ रहे हैं कि अगर आप ये हाथ पे भी लगाते हैं तो आपको हाथ पे नजर आएगा, किसी फ्लैट सरफेस पे आप प्रोजेक्शन लगाते हैं तो टेबल पे या दीवार पे बड़ा करके आपको नजर आ जाएगा। और फिर आगे हम देख रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी का भी इस्तेमाल होता जा रहा है। तो इसमें जो फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने मेटावर्स एक विजन बनाया है कि आप मेटावर्स में हर चीज आंखों में ही आपको नजर आएगी और उसको आप टच करेंगे और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक अगली एवोल्यूशन है। और जो इनोवेशन हो रही होती है टेक्नोलॉजी में, उसमें यही होता है कि हम किस तरह जो चीजें इस्तेमाल करते हैं आजकल उसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं और आगे किस तरह ले जा सकते हैं, और ये उसी का एक पहलू हमें नजर आ रहा है। ठीक है उसामा, लेकिन स्मार्टफोन में हम देखते हैं स्क्रीन है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, स्क्रीन के थ्रू हम फोन को यूज करते हैं, चीजें उसमें देखते हैं, प्रोजेक्टर वाली बात ठीक है, लेकिन स्क्रीन नहीं है तो फिर स्मार्टफोन का मुतबादिल थोड़ा मुश्किल नहीं होगा ये? जी मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता इसको इस्तेमाल करना। तो इसी तरह एक नया ही प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन्स को बिल्कुल रिप्लेस ही कर देगा, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो इस ये जो अल्टरनेटिव है, अब क्या कहा जा रहा है, मार्केट में अभी अवेलेबल है या अभी कुछ वक्त दरकार है, इस पर मजीद टेस्टिंग की जा रही है? मेरे ख्याल से सुनने में यही आ रहा है कि इस महीने से अमेरिका में ये मिल जाएगा, तकरीबन $700 का हमें दस्तयाब होगा। लेकिन इसमें इसकी ट्रायल देखते हैं कि पहले तो आप टेस्टिंग करते हैं छोटे सैंपल से, लेकिन अभी देखते हैं कि कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसको खरीदते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा है ऐसे एनके आ चुकी हैं जिधर आप ऐनक पहनते हैं और ऐनक की स्क्रीन पे आपको नजर आता है सब कुछ जो फोन पे होता है, लेकिन वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और उसके जो है काफी रिस्क भी हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आपकी ये आवाज भी इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या पता अभी कोई और वो डिवाइस आपकी चोरी हो जाए, आपसे कोई छुपा ले और आपकी आवाज में लोगों से बातें करना शुरू कर दे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस किस्म के रिस्क भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से इसको भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है और उसके क्या नताइज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन तमाम सिलसिलों की जब हम कड़ी देखते हैं, तमाम इनोवेशंस देखते हैं, तो वो तमाम इनोवेशंस निकल रही है अमेरिका से ही। आप क्या देख रहे हैं, जो बाकी ममालिक हैं वो इन तमाम चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हैं, ये एक सिस्टम डेवलप हो चुका है, अमेरिका की उजारादारी है इन तमाम चीज़ों पर, फोकस सबसे ज़्यादा उन्हीं का है इस तरह की इनोवेशंस करने में? जी मेरे ख्याल से वहाँ आप जब देखते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस होता है और फंडिंग भी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी की अवेलेबल होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का। और हमें चाहिए कि हम भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिधर आईटी एक्सपर्ट्स जो है बहुत ज्यादा एडवांस हैं और आईटी डेवलपर, जैसे आपने कहा इस डिवाइस के भी डेवलपर एक पाकिस्तानी उसमें इंक्लूडेड है टीम में, तो मेरे ख्याल से इधर भी अगर हम ऐसा माहौल बनाए जहां यूनिवर्सिटी में रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस हो, हुकूमत उसको हेल्प करे, उसको प्रमोट करे, तो हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छी चीजें पहले भी बन चुकी हैं और दीगर और ज्यादा बन सकती हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई इस तरह की इनोवेशन सामने आती है, डिवाइस सामने आती है, ऑब्वियसली एक वक्त लगता है लोगों को उसको यूज टू होने के लिए, लेकिन हम जिस तरह से हम सुनते आ रहे थे, जिस बारे में ये कहा जा रहा था कि मोबाइल फ़ोन की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ख़त्म होने का जब हमें बताया जाता था, आप समझ रहे हैं कि एक पहला स्टेप हो सकता है उस तरफ? जी बिल्कुल, जैसे पहला स्मार्टफोन आया था एक, वो बहुत नई एक चीज थी, हर कोई उसके लिए ऐसे फैसिनेट हो रहा था। अभी इसी तरह मेरे ख्याल से ये भी आ रहा है, लेकिन असल में बात यह है कि दुनिया में मेजॉरिटी लोग जो अभी स्मार्टफोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी यही हमें देखना है कि कितने लोग स्मार्टफोन से इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस की तरफ चेंज करना जो है पसंद करेंगे या नहीं। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से ऑफिसेज में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल है या फिर ओवरऑल सबके लिए ही दस्तयाब होगी? क्योंकि जिस तरह से हम स्मार्टफोन्स तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये डिवाइस तमाम लोगों के लिए उसी तरह से फ़ायदेमंद रहेगी?
लेकिन जहाँ तक मुझे नजर आता है ये मुझे ज्यादा यूजर फ्रेंडली इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि इसके लिए आपको फ्लैट सरफेस चाहिए होगी और मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और झटके लग रहे हैं तो प्रोजेक्शन स्क्रीन भी हिल रहा होगा। तो इस किस्म की चीजें जो है हमें सोचने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से शायद ये दफ्तर या घर में इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो बजाय। बहुत शुक्रिया डिजिटल एक्सपर्ट उसामा खिलजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।